अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इंटरनेशनल खबरें जनाब, सबसे पहले ईरान अमेरिका के हवाले से बात करेंगे, वहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। उसके बाद जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है वहाँ पर क्या अपडेट्स हैं। एक ऑडियो सामने आई है और उस ऑडियो के बाद जो है वो चीज़ें काफ़ी हद तक तब्दील हो गई हैं कुछ, उसके बारे में बात करेंगे। और जो अवामी एक्शन कमेटी है उस सिलसिले में कल रात को ये ऑडियो जो है वो मंजर आम के ऊपर आई है, जिसके बाद कोहराम मच गया है। और इसके साथ साथ इस वीलॉग के आखिर में चल के आपको एक अदद बड़ी ही शॉकिंग किस्म की वीडियो भी दिखानी है, तो एंड तक इस वीडियो को जो है वो देखना मत भूलिएगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब, वो ये है कि ईरान और इजराइल की जानिब से जो एक दूसरे के ऊपर बमबारी की जा रही थी, पिछले वीलॉग में हमने उसका जिक्र किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब दोनों मुल्कों से ये मुतालबा करते हुए जो है वो जोर दिया है कि अब मजीद हमले जो है वो ना किए जाएं और कशीदगी में मजीद इजाफा ना किया जाए। दोनों मुल्कों को कहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों मुल्कों को कहा है। पहले इजराइल के साथ मिलकर खुद ईरान के ऊपर जो है वो हमले किए जा रहे थे, लेकिन इस मरतबा दोनों को यह कहा गया कि जनाब एक दूसरे पर हमले करना बंद करें। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि जी ईरान और इजराइल को फौरी तौर पर फायरिंग और हमले रोक देने चाहिए। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि दोनों ममालिक मजीद फौजी कार्रवाइयों से गुरेज करें और तनाज़े के हल के लिए सफारती रास्ता इख्तियार करें। ट्रंप के इस जंगबंदी के मुतालबे पर इसराइल ने फौरी तौर पर ईरान पर हमले बंद करने का फैसला किया। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक इसराइल ने ईरान के खिलाफ जारी फ़िज़ाई और फौजी हमले फौरी तौर पर रोकने का फैसला किया। ताहम जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अस्करी कार्रवाइयाँ, उन्होंने कहा जी, बदस्तूर जारी रहेंगी। इजरायली मीडिया को एक सीनियर इजरायली ओहदेदार ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को पैगाम दिया है कि अगर वो मिसाइल हमले बंद कर दे तो इजराइल भी ईरान पर मजीद हमले नहीं करेगा। ज़राए का कहना है कि ट्रंप की इस यकीन दहानी के बाद इजराइल ने भी फिलहाल ईरान के खिलाफ अपनी अस्करी कार्रवाइयाँ मुअत्तल करने पर आमादगी जाहिर की है। और एक और इजरायली ओहदेदार ने अब्रानी मीडिया को बताया कि यह फैसला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दरख्वास्त पर किया गया। ताहम उसने वाजे किया कि लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली फौजी मुहिम जारी रहेगी और इसमें किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। ओहदेदार के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल से यह तासुर मिल रहा है कि ईरान और इजराइल के दरमियान हालिया फौजी कशीदगी का मरहला इख्तिताम के करीब है। ताहम हतमी फैसला इजरायली सियासी क़यादत की मंजूरी से मशरूत है। लेकिन आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर कह दे कि जनाब जंग नहीं होने का, तो फिर जंग नहीं होने का इसका क्रेडिट भी जो है अब आप देखिएगा कि खुद पहले इजराइल के साथ हमले करता रहा है और अब जाके खुद भी ये क्लेम करेगा कि जनाब ये देखें, ये वाली जंग भी मैं रुकवाई है। इसका नाम भी ज़रा लिख लें लिस्ट में। खैर, ईरानी फौज ने ऐलान किया है कि इजराइल के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयाँ फिलहाल रोक दी गई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक खातून अनबिया हेडक्वार्टर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जनूबी लबनान और बैरूत की जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके अल ज़ाहिया पर इजरायली हमलों और मुबैना जहरियत के जवाब में अस्करी कार्रवाइयाँ की थी। इन हमलों का मकसद लबनान के अवाम की हिमायत और इजराइल को इसकी जहरियत का जवाब देना था, और यह जवाब दर्दनाक और मौसर था जिससे इजराइल और उसके हामियों को सबक सीखना चाहिए। ताहम खातमुल अनबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने खबरदार किया कि अगर मुस्तकबिल में इजराइल ने इश्तियाल अंगेजी हमलों का सिलसिला जारी रखा तो उसे बगैर लगे लिपटे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को खबरदार किया था कि अगर ईरान के खिलाफ कशीदगी में मजीद इजाफा किया गया तो मुमकिन है इजराइल ईरान के खिलाफ तनहा रह जाए। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि अमरीका को ईरान पर होने वाले हालिया इजरायली हमलों के बारे में आखिरी लम्हे में इतला दी गई थी। इजरायली चैनल 12 से गुफ्तगू में ट्रंप ने बताया कि उन्होंने गुज़िश्ता रात फ़ोन पर नेतन्याहू से कहा था कि इजराइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का जवाब ना दे। रिपोर्ट के मुताबिक इस गुफ्तगू का कोई वाज़ेह नतीजा सामने नहीं आया था। ताहम ट्रंप के मामलीन का कहना था कि उन्हें यह तासुर मिला कि अमरीकी सदर ने ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात को जारी रखने के लिए इजरायली रद्द-ए-अमल को चंद दिन के लिए मौखर करवाने में कामयाबी हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक उसी रात नेतन्याहू ने आला सिक्योरिटी हुकाम से मुशावरत के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को आगाह किया कि उन्होंने ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया है। साथ ही साथ ट्रंप ने कहा कि इजराइल ने हमलों से मुतालिक अमरीका को उस वक्त इतला दी जब मिसाइल ईरान की जानिब दागे जा चुके थे। ताहम उन्होंने दावा किया कि वो हमलों की शिद्दत को महदूद करवाने में कामयाब रहे। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी में शामिल खित्ते के 5 ममालिक ने उनसे दरख्वास्त की थी कि वो नेतन्याहू पर दबाव डालें ताकि हमले रोके जाएं और मुआहदे की जानिब पेशरफ्त हो सके। ट्रंप के मुताबिक उसी रोज़ ईरानी हुकाम ने भी अमरीका से रब्ता किया और कहा कि वो मजीद हमले नहीं करेंगे और इसराइल से भी कार्रवाई रोकने की उन्होंने दरख्वास्त की। उसके बाद उन्होंने दोबारा नेतन्याहू से बात की और उन्हें मजीद हमले रोकने के ऊपर आमादा किया। इसके ऊपर सीनियर जर्नलिस्ट कामरान यूसुफ साहब ने एक्चुअली बड़ा अच्छा एक कमेंट किया है, वो मैं उनकी ट्वीट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा, ईरान यूएस लेटेस्ट मिसाइल एक्सचेंज ब्रेक्स न्यू ग्राउंड। फॉर द फर्स्ट टाइम ईरान अटैक्ड इसराइल विदाउट बीइंग डायरेक्टली अटैक्ड फर्स्ट। उन्होंने कहा कि ये पहली दफ़ा हुआ है, एक नया जो है वो तासुर मिला है
पहले इससे पहले हमने ये चीज़ नहीं देखी थी, और वो ये है कि इजराइल ने इस मरतबा ईरान पे हमला नहीं किया था, लेकिन ईरान ने इस मरतबा इजराइल के ऊपर पहला हमला कर दिया। और उसकी वजह कहते हैं दिस रिफ्लेक्ट्स तेहरान इन्वॉल्विंग डिटरेंस स्ट्रैटेजी इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू स्ट्राइक्स इन लेबनान थ्रू प्रॉक्सीज, तेहरान ऑप्टेड फॉर डायरेक्ट अटैक्स ऑन इजराइल। उन्होंने कहा कि इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पहले जब लबनान के ऊपर, बैरूत के ऊपर जब हमले होते थे तो हिजबुल्लाह जो कि ईरान की एक प्रॉक्सी है वो आगे से जवाबी कार्रवाई करती थी, लेकिन इस मरतबा ईरान ने एक पहली दफ़ा ये काम किया। उन्होंने कहा नहीं, इस मरतबा हम खुद इनको डायरेक्ट अटैक करेंगे, इसराइल के ऊपर डायरेक्ट हम अटैक करेंगे, क्योंकि अगर आपने लबनान के ऊपर जो है हमला किया तो हम उसका जवाब हम देंगे। इस मरतबा आपको हिजबुल्लाह जवाब नहीं देगा, हम जवाब देंगे। At the same time, Iran chose to focus only on Israel. It did not target US military bases or Gulf states. This was a calculated move and gamble that appears to have paid off. उन्होंने कहा इस मरतबा इन्होंने क्या काम किया कि जो खलीजी ममालिक हैं आसपास के, उनके ऊपर हमला नहीं किया, जो अमरीकी बेसिस वहाँ पे मौजूद है उनके ऊपर हमला नहीं किया, डायरेक्टली उन्होंने इसराइल के ऊपर हमला किया। और उन्होंने कहा कि ईरान ने जो है ये एक गैम्बल किया, ये एक उन्होंने एक किस्म का जुआ खेला कि देखते हैं इससे क्या होता है, और वो उसका फ़ायदा हो गया। उसका फ़ायदा हो गया कि अमेरिका की जानिब से कोई जो है वो बीच में अटैक्स नहीं किए गए, और बल्कि अमेरिका ने इसराइल को कहा कि जनाब आप जो है ये जंगबंदी करें और आप उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। Finally, an unpopular take, the Iran-Israel escalation may actually hasten the diplomatic process leading to an interim deal. उन्होंने कहा ये जो आपस में जो है ये पटाखे बजे हैं दोनों की जानिब से, इससे जो मुज़ाकराती अमल है ये मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा तेज़ होगा। तेहरान में नाउ बी इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन टू एक्सेप्ट अ डील हैविंग फ्लेक्स्ड इट्स मसल बिफोर साइनिंग ऑन द डॉटेड लाइन। उन्होंने कहा कि अब इस तरह लगता है कि जो तेहरान है यानी कि ईरान जो है उसकी पोजीशन पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है कि अब भाई पहले तो ये होता था कि अगर आप कोई हमले करते थे लबनान पे तो हिजबुल्लाह जवाब देता था, लेकिन अब ईरान ने डायरेक्ट जवाब दिया, तो इस वक्त उनका पलड़ा जो है वो भारी हो गया ईरान का। इसके साथ साथ जनाब यूरोपीय यूनियन ने आपने हुर्मुज़ की बंदिश पर ईरान की अहम शख्सियात और इदारों के साथ से मुंजमद करने और वीज़ा पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। आलमी खबरसार इदारे के मुताबिक इस बात का ऐलान यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कालास ने रुकन ममालिक की रजामंदी के बाद सोशल मीडिया में अपने बयान में दिया है। उनके फैसले के तहत उन ईरानी अफराद और इदारों को निशाना बनाया गया है जिन पर आपने हुर्मुज़ में जहाज़ रानी में रुकावट डालने या उनसे मुतल्लिक सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। पाबंदियों की फहरिस्त में पाकिस्तान इनकलाब की बहरी शाख के तर्जुमान भी शामिल हैं। इसके अलावा ईरान की ऑयल एक्सपोर्टर्स यूनियन के नुमाइंदे को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। ईरानी सहाफ़ी जॉन हुसैन, उनके हम पॉडकास्ट भी करते रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा आयतुल्लाह खमनाई शहीद की ताज़ियत और तदफीन की तकरीब की तफसीलात का ऐलान। खुरासा रिजवी गवर्नरी के डिप्टी सिक्योरिटी ऑफिसर आयतुल्लाह खमनाई शहीद की नमाज जनाजा और तदफीन का प्रोग्राम तेहरान में शुरू होगा। तेहरान में 3 दिन की ताज़ियत और तदफीन के 1 दिन बाद क़ुम में 1 रोज़ा ताज़ियत का इनेकाद किया जाएगा और उसके बाद मशहद में 1 रोज़ा ताज़ियत का इनेकाद किया जाएगा। कौमी करारदाद की बुनियाद पर नमाज जनाजा की तकरीब के वक्त और दुरुस्त तफसीलात के बारे में कोई भी मालूमात ऑफिस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द वर्क्स ऑफ द मार्टिर्ड लीडर ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन के जरिए ऐलान किया जाएगा। नमाज जनाजा मशहद में होगी, अलबत्ता नमाज जनाजा और तदफीन की तकरीबात एक ही वक्त में नहीं होंगी। नमाज जनाजा के बाद मुनासिब हालात में रोज़ा रिजवी में तदफीन की तकरीब मुनक़िद की जाएगी। तो ये एक प्लान जो है वो आयतुल्लाह खमनाई के हवाले से, उनकी तदफीन के हवाले से, आखिरी रसूमात के हवाले से जो है वो अनाउंस किया गया है। कुछ लोकल पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को मुस्तरद करते हुए धांधली के खिलाफ एहतजाज और वाइट पेपर जारी करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा हम इसे जाली और धांधली ज़दा इंतखाबात करार देते हैं। हलफ वाले दिन गिलगित बल्तिस्तान में यौम स्याह मनाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस वक्त तक हमारे पास 3 हलकों के फॉर्म 47 मौजूद हैं। हम 8 नशिस्तों पर 100% जीत रहे थे जिनका हमें फॉर्म 47 मिलना चाहिए था। उन्होंने मजीद कहा कि वोट में हेरा फेरी करना और लोगों को अपना हक इस्तेमाल करने से रोकना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। प्री पोल धांधली की गई। खास मनसूबे के तहत पीटीआई को इस पूरे अमल से बाहर निकाला गया। इस वक्त 70% पाकिस्तानी पीटीआई के साथ हैं। इसके अलावा ये खबरें जो हैं वो कल रात को मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चली हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, बल्कि मुझे कहना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो मिल के शायद हुकूमत जो है वो बनाने जा रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो ये जब इत्तेहाद बनेगा तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वज़ीर आला जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, जबकि गवर्नर जो है वो मुस्लिम लीग नून को दिया जाएगा। वजारतों की तकसीम के हवाले से जो है वो 60-40 का एक रेशो के मुताबिक जो है वो फॉर्मूला तरतीब दिया जा रहा है, जिसमें 40% सीट जो हैं वो शायद मुस्लिम लीग नून को दी जाएंगी और 60% सीटें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने पास रखेगी। लेकिन मेरे लिए एक्चुअली हैरानगी की बात यह है कि मॉरल्स तो ये कहते थे, एथिक्स तो ये कहते थे कि जब वो आपके साथ इस्लामाबाद में आके नहीं बैठ रहे तो आप किस मुंह से जाके गिलगित बल्तिस्तान की कैबिनेट में उनके साथ बैठ रहे हैं। मतलब अजीब सी बात है ना।
आपको भी यहाँ पे कहना चाहिए था, बड़ा दिल करना चाहिए था कि जी आप हमारे साथ कैबिनेट में नहीं आए, हम वहाँ पे आपके साथ कैबिनेट में नहीं आएंगे, आप अपनी हुकूमत चलाएं और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हुकूमत बनाएं, लेकिन वजारतें हम नहीं लेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है यहाँ पे वजारतें भी लेने के लिए आगे आ गई है। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनाब सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात हुई है और उनकी सरबराही में, वज़ीर आज़म की सरबराही में हुकूमती टीम ने ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म सागडार, वफाकी वज़रा और वज़ारत ख़जाना के हुकाम वज़ीर आज़म के साथ मौजूद थे। ऐवान सदर आमद पर सदर आसिफ अली ज़रदारी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पीपल्स पार्टी के वफ्द की क़यादत की। मुलाकात में वफाकी बजट समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। जब इलेक्शन के रिजल्ट आ गए तो उसके बाद ये मुलाकात बनती थी। वैसे ज़राए के मुताबिक हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज़ से इतफाक कर लिया है, जो आज से 2 दिन पहले तक नहीं हो रहा था। और ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर करवाने के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है, जो आज तक 2 दिन पहले नहीं हो रहा था। ज़राए के मुताबिक बाज़ काबिल अमल नकात पर तकनीकी कमेटियाँ मुशावरत जारी रखेंगी। और ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर ज़रदारी को मुबारकबाद दी और मुस्कुराते हुए कहा कि नौजवान बिलावल ने हमसे बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई है। क्या बात है। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली ज़रदारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आखिर बेटा किसका है। दौरान इजलास आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बात हुई। आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ने तजवीज़ दी कि आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए और मामलात को सियासी तरीके से हल किया जाए। ज़राए का कहना है कि इस बात पर इतफाक़ किया गया कि मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब जनाब एक और ख़बर जो है वो ये आई है कि अभी तक वफाकी बजट एक्चुअली किस दिन पेश किया जाना है इसका फैसला नहीं हो सका है। पहले ये खबर आई थी कि जनाब 5 तारीख को बजट आ रहा है, उसके बाद ये खबर आई कि नहीं जनाब 5 को नहीं आ रहा, अब ये 10 तारीख को आ रहा है। अब ये खबर आई है कि जनाब 10 तारीख को भी ये बजट नहीं आ रहा है और बल्कि अब ये मतलब ये भी अब उड़ती हुई खबर है कि जनाब 10 के बजाय शायद 12 जून को जो है अब ये बजट आने जा रहा है, जो कि हफ्ते का दिन बनता है। और बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली के हवाले से हतमी फैसला जो है आज या कल एक्सपेक्टेड है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बजट के कई अमूर ताहाल फाइनल ना होने की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि बजट के हवाले से अभी चीज़ों का हतमी शक्ल इख्तियार करना बाकी है। इस हवाले से बातचीत चल रही है। वक्त इंतहाई कलील और मुहर्रमुल हराम भी जो है वो आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि जल्द जो है वो इसका फैसला कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की एहसन इकबाल के साथ जो है वो उनकी सरबराही में वफाकी मुज़ाकराती टीम ने मुलाकात की है। वज़ीर आला ने वफाकी खैबर पख्तूनख्वा से नाइंसाफ़ियों की शिकायत के अंबार लगा दिए। मुलाकात में इमरान खान से मुशावरत और मुलाकात, कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास, सूबे के मालियों, आइनी हकूक, जमशुदा अजला की तरक्याती फ़ंड्स, तवानाई, गंदम की फरामी, पन बिजली मनसूबों और दीगर अहम बैन हुकूमती अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने वफाकी वफ़द पर वाज़ेह किया कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुसलसल इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है और अगर सूबे के जायज़ आइनी और माली हकूक से मुसलसल इनकार का सिलसिला बरकरार रहा तो NEC इजलास में शिरकत मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बजट से मुतल्लिक अहम फैसलों और कौमी नौइयत के मामलों पर मुशावरत के लिए इमरान खान से मुलाकात नागुज़ीर है, क्योंकि तमाम सियासी जमातें अहम फैसलों से कबल अपनी क़यादत से रुजू करती हैं और सूबाई हुकूमत भी इस जमहूरी और सियासी असूल पर अमल पैरा है। तो मुझे जो अच्छी बात लगी वो ये है कि कम अज़ कम बोथ ऑफ देम आर सिटिंग टुगेदर, दोनों एक साथ बैठ रहे हैं। मेरा इख्तलाफ है इस बात से कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनाब आप बैठे ही ना एक दूसरे के साथ, आप बैठें, अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखें, क्योंकि बेसिकली आप खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपका राइट है कि आप बैठ के वफाक के साथ जो है अपनी सिफारिशात को रखिए सामने, अपनी शिकायत को रखिए सामने। ये नहीं होना चाहिए कि जी हम बात नहीं करेंगे, अब मिलेंगे नहीं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। पॉलिटिक्स इस तरह नहीं होती है। सो ये अच्छा फैसला किया वज़ीर आला ने कि उन्होंने जाके एहसन इकबाल साहब से मुलाकात की है। और दूसरा एक और अच्छा काम जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किया है वो ये है कि उन्होंने मुफ्ती महमूद मरकज़ जो है वहाँ पे उन्होंने चक्कर लगाया, जहाँ पे JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान से जो है उनकी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सूबाई हकूक़ के हसूल के लिए मुश्तरका जदोजहद पर तबादला ख्याल किया गया और अगले माली साल के लिए वफाकी बजट, सूबे के शेर से मुतल्लिक़ अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जो अली अमीन गंडापुर जब होते थे तो वो ये काम नहीं करते थे, और वो ज़ाहिर बात है एक तो उनके हल्के की पॉलिटिक्स का भी मसला था कि अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो है मैच पड़ता था अपने हल्के में। तो यहाँ पे सुहेल अफरीदी साहब ने जो है एक नई डेवलपमेंट की है। सो ये दो अच्छी चीज़ें जो है वो सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से की गई हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को NFC में जम अजला का हिस्सा नहीं मिल रहा। पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए गंदम की फराहमी बंद कर रखी है। PTI और JUIFA के सीनियर रहनुमा भी इस मुलाकात में शरीक थे। वेरी गुड। मैं दोबारा वही कहता हूँ कि पॉलिटिक्स इज़ समथिंग जिसमें आप सबके साथ जो है वो मेल मुलाकात ज़रूर करते हैं। इसके अलावा रावला कोट आज़ाद कश्मीर में जो वाक़या पेश आया था, जहाँ पे 4 जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो शहीद हुए थे,
उन एहलकारों की नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है। उनकी नमाज जनाजा सिविल लाइन्स रावला कोर्ट में सरकारी एजाज़ात के साथ जो है वो अदा की गई। इस मौके पर IG आज़ाद कश्मीर पुलिस का कहना था कि शहरियों ने कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी को मुस्तरद कर दिया है, किसी को अमन अमान की सूरत ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कहना है कि कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला और कोहाला में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक अब रवादां है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज है जनाब 9 तारीख और आज जो है वो कॉल दी हुई है एहतजाज की अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से। आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि ऑलरेडी सेंटिमेंट्स बहुत हाई हैं वहाँ पे और आज अभी तक जो है वो उन्होंने अपनी कॉल वापस नहीं ली है। और जो कुछ इस वक्त होने जा रहा है मेरी नज़र में आज का दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हम बल्कि कोशिश करेंगे कि आपको दिन भर जो है वीलॉग्स के ज़रिए शायद हम 2 से ज़्यादा भी वीलॉग्स करें और आपको अपडेट रख सकें कि आज़ाद कश्मीर से हमारे पास कम अज़ कम जो है वो क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन इसी दौरान कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकज़ी रहनुमा शौकत नवाज़ मीर और ख्वाजा मेहरान की एक ऑडियो लीक जो है वो सामने आई है। अब ये ऑडियो ज़ाहिर बात है ये मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर चली है, इसका ज़ाहिर बात है एक फोरेंसिक होना बहुत ज़रूरी है कि ये आवाज़ें जो है वो जेन्युइन है या नहीं है। लेकिन अगर ये जेन्युइन है, मैं ज़ाहिर बात है हमेशा एक मुबैना का लफ्ज़ जो है बीच में मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो गुफ्तगू हो रही है वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की गुफ्तगू है मुबैना तौर पर। अब इसमें क्या गुफ्तगू हो रही है ज़रा सुनिएगा ज़रा। मीरपुर और मुजफ्फराबाद उस वक्त तक एक्टिव नहीं हो सकता जिस वक्त तक जिस तादाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਬਿਠਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾ ਸਨ ਰਾਵਲਾ ਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਰਾਵਲਾ ਕੋਟ ਦੇ इवेंट होया था, लोग उस इवेंट की वजह से अग्रेसिव हैं, ठीक है। जब तक एक बड़े पैमाने पे उत्थे लड़ाई नहीं स्टार्ट होगी, मैं तुम खुल के गल दस रहा, उस वक्त तक मीरपुर और मुजफ्फराबाद कोई नहीं कर सकता। किसी ने क्या तरीके नाल कर, फिर तरीके ना कर, लेकिन ये देख ले कि उत्थे ट्रूप्स कितनी है, उत्थे ट्रूप्स हैं या नहीं है। ना राती आई ना राती फिरने रहे ना मारे पर तकरीबन 4 मिनट ड्रोन फिरने रहे सुबह तक। पहले चेक करो उधर रखी करो कि उत्थे कितने लोग हैं, किस पोजीशन में सिविल कपड़े हैं, किस तरह, फिर प्रोग्राम का फैसला करें। इस तरह जज्बात इतना करें फैसला। शायद देखो ना, मैं यही कह रहा हूँ, देखो मैं यही कह रहा ना कि ये डिपेंड किस ऊपर करता है जिथे डेड बॉडी पई दी है। गल क्यों नहीं समझ रहे तुम मेरी? सर मैं भी यही तुहानू कह रहा ना कि तुसा आज रावला कोट देखो, रावला कोट मैच लगसी तो अगली गल बन सी, अगर रावला कोट मैच नहीं लगता असं कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जनाब आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इससे आपको आइडिया होता है कि चीज़ें जो है वो किस हद तक एस्कुलेट कर रही हैं। अब अगर ये ऑडियो सारी जेन्युइन है और ये जिन 2 साहब के हवाले से बताया जा रहा है कि इनकी आपस में गुफ्तगू है, तो फिर तो बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक किस्म का प्लान है भाई ये, कि मतलब जहाँ पे अगर अपनी सियासत चमकाने के लिए इस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है कि लड़ाइयाँ हों और खून खराबा हो और कत्ल व गारत हो, तो फिर माजरत के साथ फिर ये कोई एहतजाज नहीं है, ये तो कोई स्कीम जो है वो लग रही है। लेकिन दोबारा मैं ये बात कहूँगा कि ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस ऑडियो की फॉरेंसिक वेरिफिकेशन जो है वो ज़रूर होनी चाहिए ताकि देखा जा सके कि जिन लोगों के बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये उनकी ऑडियोज़ हैं, ये उनकी ऑडियोज़ हैं भी या नहीं हैं, और ये ऑडियोज़ किस तरह रिकॉर्ड हुई हैं। क्या ये ओपन लाइन के ऊपर हो रही थी? मुझे तो एक और बात का शक है कहीं व्हाट्सएप के ऊपर ही गुफ्तगू हो रही थी कि इसके बावजूद जो है वो रिकॉर्डिंग हुई है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बहरहाल ये जो है वो तफसीलात ये इस ऑडियो के ज़रिए जो हैं और इस वक्त काफ़ी हद तक जो है वो डिस्कस की जा रही हैं। इसके अलावा एक और जो इंटरेस्टिंग खबर है वो है जनाब रियल स्टेट के हवाले से, और वो ये है कि नैब ने रियल स्टेट में फ़ाइल कल्चर ख़त्म करने और नकद जायदाद खरीदो फरोख्त पर पाबंदी का जनाब ऐलान कर दिया है। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद ने रियल स्टेट सेक्टर में फ़ाइल कल्चर के खात्मे और जायदाद की नकद खरीदो फरोख्त पर पाबंदी के इकदाम का ऐलान करते हुए कहा है कि आइंदा 4 से 5 माह के बाद प्लॉटों की फ़ाइलों की कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियल स्टेट सेक्टर में शफाफियत लाने के लिए हर प्लॉट को बारकोड वाला मुनफरिद नंबर अलॉट किया जाएगा, जबकि 1 विंडो निज़ाम समेत जामे इस्लाहात भी मुतारिफ कराई जाएंगी। अब जाहिर बात है इसकी डिटेल्स अभी तक उन्होंने जो है वो शेयर नहीं की हैं कि व्हाट डज ही मीन बाय दैट कि जनाब फाइलें जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे तो लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए की फाइलें खरीदी हुई हैं। आई डोंट नो इसका क्या मतलब है, इसकी डिटेल्स अभी आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास ये फ़ाइल है तो मेरे ख्याल में आप ज़रा थोड़ा सा अखबारों को पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नैब के चेयरमैन जो है वो ये बात कह रहे हैं। बहरहाल हम इसकी डिटेल्स जो है नैब से भी पता करने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि नैब के चेयरमैन से जो है वो खुद डायरेक्टली बात की जाए। दूसरा एक और बड़ी अहम खबर आपके लिए हो सकती है, और वो ये है कि कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के इजलास में जूसेस बनाने वाली कंपनियों की जानिब से आम के गूदे के बजाय मसनूई जायका इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है।
मतलब टेस्ट के लिए जो है वो कुछ और केमिकल्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअल असल जो पल्प है, मैंगो पल्प है, उसका इस्तेमाल कम होता जा रहा है और ये बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स जो हैं वो सामने आए हैं। इसमें पाकिस्तान मैंगो एसोसिएशन के सदर मलिक जहांजेब ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मुल्क में आम के गूदे यानी कि मैंगो पल्प की मुकामी खपत तकरीबन 1,80,000 टन थी। दोबारा नंबर सुनिएगा, 1,80,000 टन थी। ताहम 2022 में आम के गूदे की खपत और फरोख्त में मुसलसल कमी आ रही है और यह घटकर अब 18,000 से 20,000 टन के दरमियान सिर्फ रह गई है, जबकि साल 2026 में तखमीना है कि आम के गूदे की खपत में मजीद कमी वाक़ई होगी। आगे वो ये कहते हैं कि जी बेसिकली जूस बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो मुबैना तौर पे जो है वो मसनूई फ्लेवर इस्तेमाल कर रही हैं और जिसकी वजह से असल जो मैंगो पल्प है उसको नहीं इस्तेमाल किया जा रहा। और वो ये क्लेम करते हैं कि जनाब ये जिस किस्म के केमिकल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो फ्लेवर एनहांसिंग केमिकल्स हैं, उसकी वजह से बीमारियां जो हैं वो मजीद बढ़ जाती हैं। तो ये बड़ा एक हैरानकुन इंकशाफ जो है वो सामने आया है। इसके अलावा जनाब एक वीडियो फुटेज ये आपको दिखाना चाहेंगे फिलिपाइन की, जहाँ पे एक जल्जला आया था। उस जल्जले के बाद जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग फुटेज है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि ये जो बिल्डिंग है इसको जरा गौर से अगर आप देखें तो ये बिल्डिंग एक्चुअली मूव कर रही है यूं। अब दूर से देखने में जो है ये बड़ी ही खतरनाक किस्म की बात लगती है। 36 मंजिला ये इमारत है जो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और ये हचकोले खा रही है लिटरली इस तरह। लेकिन एक्चुअली अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक शाहकार है। वो इसलिए शाहकार है क्योंकि यहाँ पे जो जल्जला आया था वो तकरीबन 7.8 रेक्टर स्केल के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन इतनी शिद्दत के जल्जले को भी जो है वो ये बिल्डिंग बर्दाश्त कर रही है। वरना शायद अगर ये बिल्डिंग बिल्कुल पुराने तरीकों से बनी होती तो शायद अब तक ये ज़मीन बोस हो चुकी होती। लेकिन ये उस इंजीनियर का कमाल है, आर्किटेक्ट का कमाल है कि जिसने ऐसी बिल्डिंग बनाई है कि उस शॉक को जो है वो बर्दाश्त कर रही है। और साथ ही साथ ये एक और फुटेज भी ज़रा साथ देखिएगा। ये एक फैमिली की फुटेज है जो मोस्ट प्रॉब्ली शायद हो सकता है उसी अपार्टमेंट की हो, जहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है। अब अगर साथ साथ देखिए कि उस बंदे ने जो है वो गोद में एक बच्चा भी साथ लिया हुआ है, एक औरत भी वहाँ पे उसके साथ है, और ज़रा स्विमिंग पूल की जो मूवमेंट है उससे ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए कि पानी किस तरह छलक छलक के जो है वो बाहर आ रहा है। और मतलब इस तरह लगता है जैसे किसी प्याले को जो है वो आप यूं करके मूव करें, जबकि एक्चुअली ये कितनी शिद्दत का जल्जला है कि स्विमिंग पूल जो है वो एक प्याले की तरह लग रहा है और पानी जो है उसमें से किस तरह निकल रहा है। इस हद तक शिद्दत का ये जल्जला था जो फिलिपाइंस के अंदर वहाँ पर आया है। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।